ऑडिबल। हेलो हेलो। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। ग्रेट। तो बच्चों आज गुरप्रीत सर नहीं आ पाए क्लास लेने के लिए, बिकॉज गुरप्रीत सर नूरा मैम के साथ घूमने गए हुए हैं डिनर करने। तो मैं उनका भाई चुरप्रीत सिंह आज आपकी क्लास लेगा, ठीक है? वेलकम कनिका जी। चलिए, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए, सेशन में आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आरटीपी मई 24 है ना, आरटीपी मई 24 की राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे आज, ठीक है? ओके सर, आरटीपी मई 24 की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आज हम। एंड इसकी ऑलरेडी डिस्कशन वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। इसकी ऑलरेडी डिस्कशन वीडियो वाईटी पर अवेलेबल है। आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, ओके सर, स्टार्ट करिए। आइए। हां, अरमान कह रहे हैं सर रिवीजन नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? बेटा, जिसका अभी तक रिवीजन नहीं हुआ या जिसका अभी तक कोर्स नहीं हुआ है वो इस सेशन से आउट हो सकता है। आप कब करेंगे बेटा? आप जिसका रिवीजन नहीं हुआ है, जो नहीं कर सकता है, वो यहां से जाए और जब उसका रिवीजन हो जाए उसके बाद इस रिकॉर्डिंग सेशन को देखे, ठीक है अरमान बेटा? चलिए, ओके सर, आइए स्टार्ट करते हैं यार सेशन को। देखो, बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो क्या होगा ना, क्लास में दिक्कत आनी चालू हो जाएंगी। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? राम प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। राम प्राइवेट लिमिटेड क्या है? एक होल्डिंग कंपनी है लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है? तो ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडियरी हो गई। एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1.80 करोड़ है और इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो ₹80 लाख है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि इस कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल जाए, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी कह रही है डायरेक्टर को कि यह कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स, आपको यह बताना है कि क्या एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी सेक्रेटरी सही कह रहा है या कंपनी सेक्रेटरी गलत कह रहा है। आपको बताना है कि कौन सही है, कंपनी सेक्रेटरी करेक्ट है या कंपनी सेक्रेटरी इनकरेक्ट है। जो कंटेंशन है, जो कंपनी सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें बेटा स्मॉल कंपनी की, तो क्योंकि ये कंपनी एक सब्सिडियरी कंपनी है, करेक्ट, और सब्सिडियरी कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता। सब्सिडियरी, अगर आपकी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है, हमने पढ़ा तो था, अगर आपकी कंपनी क्या है? सब्सिडियरी कंपनी है, तो उसे स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता, उसे स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता। तो क्योंकि उसे स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता, तो कंपनी सेक्रेटरी तो करेक्ट कह रहा है। हां, कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर ये कंपनी की, ये तो प्राइवेट कंपनी है,
सर ये कंपनी की तो 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली लिमिट सेटिस्फाई है, लेकिन बेटा क्वेश्चन तो एक्सेप्शन पे पूछा गया है। अगर तुम एक्सेप्शन के हिसाब से आंसर नहीं करोगे तो एग्जाम में कद्दू हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। आरटीपी, आरटीपी मई 2024, आरटीपी मई 2024, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, हेडिंग डालेंगे प्रोविजंस। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रोविजंस। ओके, फिर लिखेंगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको स्मॉल कंपनी का सेक्शन और क्लॉज याद है तो आप वो मेंशन कर सकते हो, वरना ये जनरल लाइन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी other than public company, other than public company whose paid up share capital, whose paid up share capital does not exceed rupees 4 crores and whose turnover for the preceding financial year, whose turnover for the preceding financial year does not exceed rupees 40 crores. So does not exceed 4 crores, does not exceed 40 crores. However, this clause shall not apply to, holding company, subsidiary company, holding company, subsidiary company, company registered under section 8, company registered under section 8, company governed by special act, company governed by special act. Analysis and conclusion, analysis and conclusion. In the given case, कंपनी का नाम क्या था, लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड। इन दी गिवन केस, लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड is a subsidiary company of, कौन सी कंपनी की सब्सिडरी है, ऑफ राम प्राइवेट लिमिटेड, therefore this company cannot avail the status of section 8 company, and hence
द कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, द कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट, द कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट। तो ऐसे करके हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो कि ये कंपनी दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अयान मंसूरी, सर ये स्मॉल कंपनी होगी ना? मेरे बच्चा क्या हो गया, सब्सिडियरी कंपनी, आए मारो मुझे मारो, सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट बिकम सेक्शन 8 कंपनी। इसीलिए मेरा आंसर यहां पर कंटेंशन कंपनी सेक्रेटरी का करेक्ट है, बिकॉज सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट बिकम सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा, यहां पर गलत लिख दिया, बच्चा कह रहा है कैन नॉट अवेल दी, सेक्शन 8 नहीं स्मॉल आएगा, ठीक है, कैन नॉट अवेल दी स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। ठीक है, कैन नॉट बिकम स्मॉल कंपनी। मैं थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया आपकी चैट देख के, तुम लोग भी ना, चलो अब ठीक है, अब ठीक है। बच्चे कह रहे हैं गुरप्रीत सर कोई भेज दो। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा, गुरप्रीत सर की बेइज्जती मत करो बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकता हूं? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई? नहीं, और कुछ गड़बड़ मुझे नहीं लग रही है। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्रकाश और प्रकाश के कुछ दोस्त, ठीक है, ओके, प्रकाश और प्रकाश के कुछ दोस्त आर मेंबर्स ऑफ फोकस लिमिटेड, आर मेंबर्स ऑफ फोकस लिमिटेड। ये फोकस लिमिटेड के मेंबर्स हैं, जिस कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ रुपए है। दे ऑल इंटेंड, यानी ये प्रकाश और प्रकाश के दोस्त मिलकर एक रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हैं अपकमिंग जनरल मीटिंग में कंपनी की, जो कहां पर होने वाली है? नई दिल्ली, कनॉट पैलेस नई दिल्ली में होने वाली है, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है, ओके। उसके बाद फर्स्ट, काइंडली प्रोवाइड गाइडेंस, हमें गाइड करना है प्रकाश को और प्रकाश के दोस्त को। हमें प्रकाश को गाइड करना है और प्रकाश के दोस्त को गाइड करना है कि कितनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इनके पास होनी चाहिए, कितनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इनके पास होनी चाहिए, ताकि ये मेंबर के रेजोल्यूशन को इनिशिएट कर सके। तो कितनी चाहिए होती है? 1/10 चाहिए होती है, यानी 1 करोड़ की 1/10 की अगर मैं बात करता हूं तो हमें 10 लाख रुपीस तक की पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए होगी, 10 लाख रुपीस की पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, और बातें क्या है अगर वो मेंबर का रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो और बातें क्या होंगी? तो बेटा उस केस में एक तो हमें रिक्विजिशन कंपनी को भेजना होगा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रिक्विजिशन होंगे, जिस पर साइन किसके होंगे? सारे रिक्विजिशनिस्ट के साइन होने चाहिए। कहां भेजा जाएगा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा जाएगा।
कम से कम 6 हफ्ते पहले भेजा जाएगा, नॉट लेस देन 6 वीक्स। और अगर दो केसेस है, अगर उस रेजोल्यूशन को नोटिस की जरूरत है तो नॉट लेस देन 6 वीक बिफोर है, और अगर उसको जरूरत नहीं है तो 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को लिखना। आइए, ये कुछ नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 प्रोविजंस, पहले हेडिंग डालेंगे। इसमें एक्चुअली 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट में बांट देता हूं। यहां पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं पहले। प्रोविजंस, प्रोविजंस में क्या आएगा? एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन 111 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 2013, if members wish to initiate or propose any resolution in the general meeting, then they must hold minimum 1/10 of the paid up share capital, minimum 1/10 of the paid up share capital of company, minimum 1/10 of the paid up share capital of company. Analysis and conclusion. In the given case, कंपनी का नाम क्या था? फोकस लिमिटेड। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फोकस लिमिटेड, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फोकस लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फोकस लिमिटेड इज रुपीस कितनी थी? 1 करोड़ थी मेरे ख्याल से। हां, इज रुपीस 1 करोड़, इज रुपीस 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए है। देयरफॉर फॉर प्रपोजिंग a resolution, Prakash and his friends must hold paid up share capital of rupees 10 lakhs। 10 lakhs कैसे आया? 1/10 of 1 crore, so must hold paid up share capital of rupees 10 lakh, सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है? द अदर रिक्वायरमेंट्स दैट प्रकाश एंड हिज फ्रेंड्स टू कीप इन माइंड, द अदर रिक्वायरमेंट्स that Prakash and his friends need to keep in mind for proposing resolution, क्या क्या पॉइंट उन्हें याद रखना है? सबसे पहला, 2 or more requisitions, 2 or more requisitions need to be deposited to the company carrying signature
of all requisitioned, carrying signature of all requisitioned. उसके बाद requisition need to be deposit at registered office of the company, at registered office of the company. ठीक है. if resolution requires, अगर resolution requires notice, then the requisition must be deposit not less than 6 weeks before the meeting. Not less than 6 weeks before the meeting. In any other case, अगर ऊपर वाला केस नहीं है, then the requisition. सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है. अरे बेटा ऐसा मत बोलो बेटा. सर आप इसी राइटिंग से रैंक ला के थे क्या बेटा? ऐसा अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा. देन द रिक्विजिशन मस्ट बी डिपॉजिट नॉट लेस देन 2 weeks बिफोर द मीटिंग. ये देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. ओके. डन 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 डन. चलिए, तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो आप लिख पाएंगे, याद नहीं होंगे तो कद्दू लिख पाएंगे. बहुत ही सिंपल सा गेम है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा लग रहा है. देख के क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है. PQR प्राइवेट लिमिटेड. हा अच्छा लगा सुन के. PQR प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट्स करती है एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है. इसका टर्नओवर है 150 करोड़ और इसका आउटस्टैंडिंग लोन है 75 करोड़. आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 75 करोड़ का है. कहां से लिया है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है सोलली. पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल लोन हमने लिया था 110 करोड़ का. ठीक है, टोटल लोन हमने कितना लिया था? 110 करोड़ रुपए का लोन लिया था मेरे बच्चा, 110 करोड़ का, जिसमें से हमने 35 करोड़ पे कर दिया. ठीक है, 35 करोड़ रुपीस हमने क्या कर दिया? पे कर दिया. अब जो बचा है वो 75 करोड़ बचा हुआ है. कंपनी के बोर्ड हैज डेलीगेटेड, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ओके, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया और ये काम किसको दे दिया? सीईओ को दे दिया कि भैया तुम अपॉइंट करो कंपनी का इंटरनल ऑडिट, जो इंटरनल ऑडिट करेगा. हाउएवर कंपनी के सीईओ को लगता है कि इस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखने की जरूरत नहीं है. इस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखने की जरूरत नहीं है. एनालाइज द एक्यूरेसी ऑफ सीईओ. क्या सीईओ सही कह रहा है या सीईओ गलत कह रहा है? सारे बच्चे बताएंगे क्या सीईओ गलत कह रहा है या नहीं, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है. प्राइवेट कंपनी कब रखती है इंटरनल ऑडिटर? जब उसका टर्नओवर कितना होता है? जब उसका टर्नओवर होता है 200 करोड़ या उससे ज्यादा, या जब उसका लोन होता है बैंक से, बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना? एक्सीडिंग 100 करोड़. तो क्या इस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखने की जरूरत है या नहीं है? तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि हमें 100 करोड़ किससे कंपेयर करना है?
इस 75 करोड़ से कंपेयर करना है या इस 110 करोड़ से कंपेयर करना है? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि हमें किससे कंपेयर करना है। ये 100 करोड़ की लिमिट हमें 75 करोड़ से कंपेयर करनी है या 110 करोड़ से कंपेयर करनी है। तो लॉ कहता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एट एनी टाइम मतलब अगर एक दिन के लिए भी आपका लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक दिन के लिए भी अगर 100 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो ऐसी कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना क्या होता है? मैंडेटरी होता है। ठीक है, सेकंड है दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? तुम्हारा आंसर क्या होता अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं नागेंद्र अंकल को? किसको अपॉइंट करना चाहते हैं? नागेंद्र अंकल को अपॉइंट करना चाहते हैं, जो कंपनी के एक्स एम्प्लॉई हैं, आप जॉब छोड़ चुके हैं, लेकिन वो एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है। क्या हम इन्हें इंटरनल ऑडिटर रख सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर क्या है? किसी को भी रख दो, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अदर प्रोफेशनल, चाहे वो एम्प्लॉय हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यस, रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे प्रोविजंस। क्या लिखेंगे? प्रोविजंस। एज पर सेक्शन 138, इंटरनल ऑडिट का यही सेक्शन है ना, एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी having turnover of rupees 200 crores or more during the preceding financial year, or outstanding, कहां गया वो, outstanding loan from banks or public financial institutions, यहां पर वो बोलता है एक्सीडिंग 100 रुपीज 100 crores or more at any time during the preceding financial year, shall appoint internal auditor, ठीक है। ओके सर, सेकंड पॉइंट, किसको अपॉइंट कर सकते हैं? ठीक है, किसको अपॉइंट कर सकते हैं? हम अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट a chartered accountant or cost accountant or any other professional as they may deem fit
as they may deem fit as internal auditor of company, as internal auditor of company। ठीक है। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो यहां पर हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है 100 करोड़ और मोर्स और एनी अदर प्रोफेशनल, चार्टेड अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल। ठीक है। ओके सर। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड कंक्लूजन। हमने प्रोविजन लिख दिए सारे जो रेलेवेंट थे क्वेश्चन के लिए। एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट, इन द गिवन केस कंपनी का नाम क्या था? इन द गिवन केस PQR प्राइवेट लिमिटेड has availed a loan of rupees 110 crores from public financial institution during the preceding financial year। therefore this company needs to mandatorily appoint internal auditor as it exceeds the limit of rupees 100 crore लोन्स। पूछा क्या था कि सीईओ सही कह रहा है कि नहीं, है ना। एक्यूरेसी ऑफ सीईओ पर्सपेक्टिव, वो क्या कह रहा था? सीईओ को लग रहा था कि नहीं रखना है। सो द पर्सपेक्टिव ऑफ सीईओ इज नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेसी तो पूछी थी, इज नॉट एक्यूरेट, वो सही नहीं कह रहा है। उसे लगता है कि इंटरनल ऑडिटर रखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर हम अंडरलाइन कर देंगे 110 करोड़ फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लिमिट ऑफ 100 करोड़ लोन्स को। ठीक है। उसके बाद लास्ट आंसर जो वो पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर नागेंद्र को रख सकते हैं? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है ना। सो if board of directors wanted to appoint अगर वो अपॉइंट करना चाहते हैं, किसको अपॉइंट करना चाहते हैं? मिस्टर नागेंद्र जी को। मिस्टर नागेंद्र जो कि क्या है? एक्स है, कंपनी की एक्स एम्प्लॉय है और क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है। एक्स एम्प्लॉय है एंड क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट है तो क्वालिफाइड ही है। एंड क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है एज इंटरनल ऑडिटर
the decision of board of director is valid. अब जैसे यहां पर देखो मेरा पूरा पेज खाली छूट रहा है ना, मेरा पूरा पेज खाली छूट रहा है कि नहीं? हाँ सर आपका पूरा पेज खाली छूट रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं, मैंने पर्सनली हमेशा जब भी स्टार्ट किया, देखो पार्ट, मान लो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं वो हम कर सकते हैं, बट जब हम यहां पर कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे सीधा, यहां क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां एकदम कॉपी फ्री की है, दबा के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? गवर्नमेंट है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की, जो कलेक्टिवली होल्ड करती है 60% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑरेंज लिमिटेड का, ऑरेंज लिमिटेड का 60% होल्ड करती है। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑरेंज लिमिटेड, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 22-23 के, वर प्रेजेंटेड एट इट्स एजीएम, हमने एजीएम में प्रेजेंट करे थे। मीटिंग कब हुई थी? 17 अगस्त को हुई थी। लेकिन क्योंकि अभी तक C&AG के कमेंट नहीं आए थे, इसीलिए वो मीटिंग एडजर्न कर दी गई बिना एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स के, ठीक है, बिना एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स के। देयरफॉर द कंपनी डिड नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर द कंपनी डिड नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC, कंपनी ने अपने ROC के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे क्योंकि अप्रूव नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद जब C&AG के कमेंट्स आ गए तो हमने एडजर्न एनुअल मीटिंग बुलाई, एडजर्न AGM बुलाई 20 सितंबर को, जहां पर अकाउंट्स क्या हो गए? एडॉप्ट हो गए, जहां पर अकाउंट्स क्या हो गए? एडॉप्ट हो गए। देयर आफ्टर जो ऑरेंज लिमिटेड है, ऑरेंज लिमिटेड ने फाइल करे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर 22-23 विद द ROC ऑन 29 सितंबर। आपको चेक करना है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से क्या कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी मतलब क्या कंपनी ने जो लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या कंपनी ने ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करी है या नहीं करी है। तो आप जानते हो जिस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट नहीं होते हैं, जिस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट नहीं होते हैं मेरे बच्चा, नहीं होते हैं, वहां पर हमें क्या करना होता है? ROC को पहले प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने होते हैं, अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने होते हैं, जो ROC क्या करती है? अपने पास प्रोविजनल रखती है। उसके बाद जब एडजर्न जनरल मीटिंग होती है, एडजर्न AGM होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? अप्रूव करा लेते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं, और फिर अडॉप्ट करने के बाद हमें दोबारा करनी होती है, अडॉप्ट करने के बाद हमें दोबारा करनी होती है, ठीक है। सो इस केस में अडॉप्ट करने के बाद हमें दोबारा करनी होती है। तो कौन से सेक्शन पे क्वेश्चन है? कहां पे ROC के साथ फाइलिंग होती है? सेक्शन नंबर 137, सेक्शन नंबर 137 में होती है। यस और नो? क्वेश्चन नंबर क्या था? 14 था, क्वेश्चन नंबर 14, प्रोविजंस एज पर सेक्शन 137 ऑफ द, एज पर सेक्शन 137 ऑफ द कंपनीज एक्टवा 2013, एज पर सेक्शन 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट do not get adopted, where financial statements do not get adopted in the annual general meeting, अगर अडॉप्ट नहीं होते हैं, then it is the duty of the company, to file
then it is the duty of the company to file unadopted financial statements, unadopted financial statements, with the registrar. Yes or no? With the रजिस्ट्रार के साथ हमें ये फाइल करने होते हैं. फाइल अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार. द रजिस्ट्रार shall admit unadopted financial statements, unadopted financial statements, unadopted financial statements as provisional. कैसे एडमिट करेगी? एज प्रोविजनल ले लेगी, एज प्रोविजनल ले लेगी. ठीक है. उसके बाद फिर क्या होगा? फिर व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स adopted in the adjourned annual general meeting, then company shall file adopted financial statements with registrar within 30 days of meeting. ठीक है. उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन. इन द गिवन केस ऑरेंज लिमिटेड, in the given case Orange Limited do not file its financial statement with registrar when it remain unadopted in the मीटिंग डेटेड. कौन सी मीटिंग थी? कौन सी तारीख को हुई थी? अगस्त में हुई थी. इन द मीटिंग डेटेड 17 अगस्त. ईयर कौन सा दिया हुआ है? 2023. Therefore Orange Limited has not complied with the statutory requirement of filing unadopted financial statements with registrar. तो उन्होंने नहीं करा है. लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट क्या उन्होंने पूरी कर ली? द आंसर इज यस. हाउएवर Orange Limited has complied with the second requirement,
second requirement of filing adopted financial statement with registrar has complied with second requirement. ठीक है, यस और नो? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है यार, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कौन देता है यार? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देने चाहिए थे जिंदगी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एनओपी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 15, एनओपी लिमिटेड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन इन 2002, एनओपी लिमिटेड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, बहुत पुरानी कंपनी है, इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ग्लास बोटल्स। ठीक है, ग्लास की बोटल्स बनाती हैं। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब 2023 को इस कंपनी का नेटवर्थ कितना है? 90 करोड़। कितना नेटवर्थ है? 90 करोड़ है। और पिछले साल का टर्नओवर है 510 करोड़। कंपनी चाहती है, प्रपोज करना चाहती है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एज ऑन 1 फरवरी विच वुड बी ड्यू फॉर 1 फरवरी 2024 को हम लेना चाहते हैं और 30 सितंबर 2028 को हम रीपे करना चाहते हैं। किससे लेना चाहते हैं? पब्लिक से लेना चाहते हैं। ठीक है, पब्लिक से लेना चाहते हैं फॉर एक्सपेंशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ कंपनी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर है। फर्स्ट पॉइंट कि वेदर कंपनी वाज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, क्या ये कंपनी एलिजिबल है पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए? तो पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए कंडीशन क्या है कि आप एक एलिजिबल कंपनी होनी चाहिए। एलिजिबल कंपनी मतलब एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ है ना। नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़, दोनों में से कुछ भी चलेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के साथ फाइल होनी चाहिए, है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के साथ फाइल हो जानी चाहिए। और अगर आपकी सेक्शन 180 की बोरोइंग लिमिट्स टच नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है, तो उस केस में स्पेशल की जगह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी लग जाएगा। ठीक है। प्लस सेकंड उन्होंने पूछा तो क्या ये एलिजिबल है? द आंसर इज यस, ये एलिजिबल तो है दोस्त, क्योंकि ये टर्नओवर 500 करोड़ है ना इसका। ये तो रहा टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़ से ज्यादा है, तो ये एक एलिजिबल कंपनी तो हो गई। दूसरा आपको बताना है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया, वो तो हमने बता दिया। टेन्योर बताना है, कितने टेन्योर के लिए हो सकते हैं? मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ हो सकते हैं। बट 6 मंथ का भी एक्सेप्शन है, 3 मंथ हो सकते हैं अगर 10% कर रहे हैं तो। ठीक है। क्या जो टेन्योर कंपनी ने डिसाइड किया है वो सही टेन्योर है या गलत टेन्योर है? यहां पर कितना टेन्योर है? 1 फरवरी 2024 से लेकर 30 सितंबर 2028 तक। 1 फरवरी 2024 से लेकर, ठीक है, 1 फरवरी 2024 से लेकर 30 सितंबर 2028 तक है। ओके, तो यहां पर इन्होंने क्या ये 36 मंथ है? नहीं, ये तो मुझे देख के ही लग रहा है ये तो 4 साल से भी ऊपर हो गया। सो ये टेन्योर जो है सही नहीं है, नॉट इन अकॉर्डेंस है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, प्रोविजंस एज पर सेक्शन 76 of the Companies Act 2013 only eligible company
कैन एक्सेप्ट or renew deposits from public. Only eligible company can accept deposits from public. Eligible company means a company. Eligible company means a company which is a public company, having minimum net worth of rupees 100 crores or minimum turnover of rupees 500 crores और रुपीज 500 करोड़, या तो 100 करोड़ होना चाहिए। यहां पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर ऑफ 500 करोड़। रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रॉम मेंबर्स, the copy of such resolution need to be filed with registrar, if the deposits are within the limit of section 180, then ordinary resolution shall suffice. Ordinary resolution shall suffice. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। उसके बाद आता है टेन्योर कितना हो सकता है, द मिनिमम टेन्योर फॉर विच deposits can be accepted is 6 months, and the maximum tenure for which deposits can be accepted is 36 months. So minimum tenure 6 month, maximum tenure 36 month. मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ्स। नहीं सुरेश बेटा, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलता बेटा, वहां पे आपको जो मिला है बस उसी में छोटा छोटा डब्बे करके लिखना पड़ता है सुयश बेटा, ठीक है। However, the minimum tenure can be further reduced to 3 months if the total deposits raised is up to 10% of पेड अप शेयर कैपिटल। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, मैं बस लिख रहा हूं, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड
funds are required for short term purpose and funds are required for short term purpose, short term purpose. अब यहां पर आएगा एनालिसिस, ठीक है, अब आएगा एनालिसिस। अब थैंक यू राहुल भाई। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमसे क्या क्या पूछा था। सबसे पहले पूछा था क्या ये कंपनी एनओपी लिमिटेड, क्या एनओपी लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है क्या। तो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस एनओपी लिमिटेड, एनओपी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, इज अ पब्लिक कंपनी having turnover, having turnover, having turnover of rupees, कितने रुपीस टर्नओवर, 510 करोड़ था ना इसका, हाँ 510 करोड़ रुपए, 510 करोड़ रुपए। तो पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 510 करोड़ रुपए, 510 करोड़ रुपए। तो दिस कंपनी can be termed, can be classified as eligible, as eligible company, as eligible company. So yes, NOP Limited, yes NOP Limited can accept, कहां गया वो क्वेश्चन, is eligible to accept, is eligible to accept, is eligible to accept deposits, is eligible to accept deposits from क्या, from public, from public. So eligible to accept deposit from public. टेन्योर हमने ऑलरेडी बता दिया ऊपर ही, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या टेन्योर सही है या नहीं, जो कंपनी ने टेन्योर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया कि टेन्योर सही है कि नहीं। तो टेन्योर यहां पर क्या है, इन द गिवन क्वेश्चन द टेन्योर कब से स्टार्ट हो रहा है, इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन केस टेन्योर इज स्टार्टिंग, इन द गिवन केस टेन्योर इज स्टार्टिंग, टेन्योर इज स्टार्टिंग फ्रॉम, टेन्योर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st Feb 2024 एंड एंडिंग, कब एंड हो रहा है, एंडिंग ऑन 30th September 2028, which is exceeding, which is exceeding the prescribed limit, which is exceeding the prescribed limit, किस चीज की prescribed limit, which is exceeding the prescribed limit of 36 months, exceeding the prescribed limit of 36 months. therefore क्या नहीं है, therefore the tenure decided by the company is not, वाद पूछा है, वाद लिख देंगे, was not in accordance, therefore the tenure decided by the company was not in accordance, was not in accordance with the Companies Act 2013, with the Companies Act 2013। सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं एक बारी।
सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है, आइए, इस कंपनी ने, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। क्या एक्सेप्ट किया है इसने? इस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है 1.5 करोड़ का लोन। किससे? मिस्टर पी किशोर, जो कि कंपनी के डायरेक्टर है, जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं। ये लोन कंपनी रिपे कर देगी 24 महीने बाद। कब रिपे कर देगी? 24 महीने बाद रिपे कर देगी, ठीक है। और कंपनी ने इसे एज अ लोन दिखाया है, अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज लोन दिखाया है। जब यह पैसा मिस्टर पी ने दिया था तो उसने राइटिंग में डिक्लेरेशन दिया कि यह अमाउंट उसने किसी और से उधार लेकर नहीं दिया है। एंड इस लोन की डिटेल हमने बोर्ड रिपोर्ट में भी मेंशन करी है, इस बोर्ड की डिटेल हमने बोर्ड रिपोर्ट में भी दी है। आपको बताना है ये जो लोन डायरेक्टर भैया ने दिया है, ये जो लोन डायरेक्टर भैया ने दिया है, लोन जो डायरेक्टर भैया ने दिया है, क्या हम इसे डिपॉजिट मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या हम इस पैसे को डिपॉजिट मानेंगे या नहीं मानेंगे मेरे बच्चा? ये क्वेश्चन है। तो क्या करना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, हमने पहले डिपॉजिट्स की एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने कई सारे एक्सेप्शंस पढ़े थे, और उसमें एक एक्सेप्शन था, उसमें एक एक्सेप्शन था, हमने, देख रहे हो परेशान करने, रात को भी आ गई है। हमने कई सारे एक्सेप्शन पढ़े थे जिसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर आप अपने डायरेक्टर से लोन लेते हो, अगर आप अपने डायरेक्टर से लोन लेते हो, डायरेक्टर से, ये इंप्लॉय वाला नहीं है सतीश बेटा। सतीश, मैं देख रहा हूं तुम्हारे जितने भी आंसर आ रहे हैं वो सभी गलत आ रहे हैं। मेरी जो चैट पे नजर है और मुझे पता चला है कि सतीश तुम्हारे मोस्टली आंसर तुमने जो है गलत प्रोविजन के आंसर दे रहे हैं, और मतलब जो क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो डायरेक्टर से लोन होता है, अगर हम उससे डिक्लेरेशन ले लेते हैं और बोर्ड रिपोर्ट में शो कर देते हैं, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ डिपॉजिट, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ डिपॉजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोविजन से। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी, आज मैंने ये मेरी 5th या 6th क्लास होगी जो मैं ले रहा हूं। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैं ऐसा लग रहा है अरे कहीं गिरी ना जाओ, अरे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, लोन, लोन गिवन बाय डायरेक्टर, लोन गिवन बाय डायरेक्टर, लोन गिवन बाय डायरेक्टर टू दी कंपनी, लोन गिवन बाय डायरेक्टर टू दी कंपनी, जो कंपनी को दिया है, विद दी रिटर्न डिक्लेरेशन, विद दी रिटर्न डिक्लेरेशन, विद दी रिटर्न डिक्लेरेशन, विद दी रिटर्न डिक्लेरेशन, ठीक है, विद दी रिटर्न डिक्लेरेशन, विद दी रिटर्न डिक्लेरेशन। वो डिक्लेरेशन तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। क्या डिक्लेरेशन थी? दैट अमाउंट इज नॉट गिवन आउट ऑफ बोरोइंग, दैट अमाउंट इज नॉट गिवन, अमाउंट इज नॉट गिवन आउट ऑफ बोरोइंग्स, एडवांसेस, क्या था? बोरोइंग्स, कहां चला गया? बोरोइंग्स एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट, बोरोइंग्स एक्सेप्टिंग लोन्स और डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर्स, और डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर्स। ये मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है, क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, यहां पे क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट कर लिया बेटा यहां पर, ठीक है। डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर्स, एंड ये वाली डिटेल भी, एंड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन, एंड कंप्लीट डिटेल, एंड कंप्लीट डिटेल
of complete detail of such transaction is given in board report, then it is not classified, as डिपॉजिट्स। इसे हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन। मुझे लगता है पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने की जरूरत यहां पर नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऑलरेडी हमने इतना सही से कर दिया है, तो हम सीधा लिख सकते हैं सिंस इन द गिवन केस all the conditions prescribed under the Companies Act 2013 are met out, therefore the loan given by P Kishore to company is not considered as deposits, यस आयान। चलिए ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइन पब्लिशर रजिस्टर्ड इन टोक्यो। ध्यान से सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, एक कंपनी है फाइन पब्लिशर। कहां की कंपनी है? टोक्यो की कंपनी है बेटा, टोक्यो। ओके, टोक्यो कहां आता है? जापान में। हां सर, इसने अपना इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट करा था फाइनेंशियल ईयर 2009 में। यानी ये कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी। 2009 से ये कंपनी फॉरेन कंपनी है। ठीक है, द कंपनी हैज ड्यूली सबमिटेड, कंपनी ने सबमिट करे हैं ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उस टाइम पे जब आई होगी तो कंपनी ने आरओसी के साथ ड्यू डेट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। 1 मार्च 2023 को कंपनी ने शिफ्ट करा है अपना प्रिंसिपल ऑफिस टोक्यो में। कंपनी ने क्या शिफ्ट करा है? प्रिंसिपल ऑफिस टोक्यो में शिफ्ट करा है। आपको बताना है, यानी वहां पर जो टोक्यो का ऑफिस था वो इस गली से दूसरी गली चला गया। आपको बताना है क्या फाइन पब्लिशर को कोई स्टेप लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि उसका प्रिंसिपल ऑफिस चेंज हुआ है? क्या कंपनीज एक्ट के अंदर उसे कोई स्टेप लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? ठीक है, लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, ये आपसे बात पूछी गई है। ये आपसे तो कुछ लेना पड़ता है, यस लेना पड़ता है बेटा। हमें FC2 फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ अल्ट्रेशन। हमें FC2 फाइल करना पड़ता है अलॉन्ग विद दी फीस के साथ आरओसी के पास 30 दिन के अल्ट्रेशन में, बस। क्योंकि हमारा अगर ओरिजिनल, देखो जब हमने फाइल करा होगा, जब हमने 2009 में फाइल करा होगा, तो हमने कौन सा एड्रेस दिया होगा? टोक्यो का पुराना एड्रेस दिया होगा। उस टाइम पे हमने टोक्यो का पुराना एड्रेस दिया होगा। अब वो एड्रेस चेंज हो गया है, ये बात हमें 30 दिन के अंदर आरओसी को बतानी है। क्योंकि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने फाइल करे थे, अगर उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो हमें 30 दिन के अंदर बताना पड़ता है। हमें 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार, कौन से रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है? फॉरेन कंपनी के केस में एक ही रजिस्ट्रार होता है, दैट इज न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार को हमें यह बात बतानी पड़ती है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आइए।
provisions as per section 380 of the Companies Act 2013, एज पर सेक्शन 380 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सर फॉर्म नंबर नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे। इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में नहीं लिखा हुआ फॉर्म नंबर आंसर में। आंसर आप आरटीपी देखो, आरटीपी का सॉल्यूशन देखोगे, फॉर्म नंबर लिखा ही नहीं है, जबकि सिलेबस में डाल दिया है। फॉर्म नंबर हमारे सिलेबस का पार्ट बना दिया है, बट इंस्टीट्यूट ने आंसर के अंदर फॉर्म नंबर मेरे ख्याल से मेंशन नहीं किया है। ठीक है, सो एज पर सेक्शन 380 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, if any alteration occurs in the document already submitted to रजिस्ट्रार, रोहित बेटा तो तुम लिख दोगे ना एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लिखोगे ना रोहित। ठीक है, इफ एनी अल्टरेशन ओकर्स इन द डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, then foreign company needs to file a return in form FC2 with the registrar along with the prescribed fees, along with the prescribed fees within 30 days of such change, within 30 days, तो inform FC2 within 30 days with the registrar। ठीक है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस क्या हुआ इसमें? फाइन पब्लिशर इन द गिवन केस फाइन पब्लिशर हैज शिफ्टेड, कब शिफ्ट किया है? ऑन 1 मार्च 2013, इन द गिवन केस ऑन 1 मार्च 2023, फाइन पब्लिशर has shifted its principal office in Tokyo, therefore fine publisher must file a return in form FC2 containing details of new principal office with registrar within 30 days of change, that is within 30 days कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम 1 अक्टूबर, फ्रॉम 1 मार्च, अक्टूबर कहां से आ गया? फ्रॉम 1 मार्च 2023। ठीक है, यहां पर फाइन पब्लिशर मस्ट फाइल अ रिटर्न
with registrar within 30 days. चले? यस सर, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एलएलपी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे बच्चा एलएलपी एक्ट पे आ गए। कंपनी लॉ के क्वेश्चन खत्म हो गए। कंपनी लॉ के क्वेश्चन खत्म हो गए। एलएलपी, मोहित एक क्रेडिटर है एबीसी एलएलपी का। मोहित ने एबीसी एलएलपी से पैसा लेना है। इसका क्लेम है 10 लाख रुपए का। कितने का क्लेम है? 10 लाख रुपए का क्लेम है जो इसे एलएलपी से लेना है। लेकिन एलएलपी के एसेट सिर्फ 7 लाख रुपए के, यानी कितने लाख रुपए कम पड़ गए? 3 लाख रुपए कम पड़ गए। अब मोहित चाहता है कि वो एलएलपी के पार्टनर्स को पर्सनली लायबल कर दे और उनसे मार मार के 3 लाख रुपए निकलवा ले। आपको बताना है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, क्या मोहित ये जो डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब ये जो 3 लाख रुपए कम पड़े हैं, क्या वो एबीसी एलएलपी के पार्टनर से मांग सकता है या नहीं मांग सकता? क्या वो मांग सकता है या नहीं मांग सकता? अगर 3 लाख रुपए शॉर्टफॉल पड़ गए, एलएलपी की सबसे बड़ी खासियत ही यही थी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना अंजलि? पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी है तो कैसे मांगोगे बे उनसे पैसा, है ना? नहीं मांग पाओगे। सो कैन मोहित डिमांड? मोहित कैन नॉट डिमांड द डेफिसिट फ्रॉम द पार्टनर्स ऑफ एबीसी एलएलपी। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आइए। प्रोविजंस, प्रोविजंस as per the provisions, as per the provisions of the limited liability पार्टनरशिप एक्ट 2008, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, liability of partners of LLP is limited। ठीक है, तो यहां पर लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज लिमिटेड। यहां पर एलएलपी की जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। मतलब क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी कैन क्लेम मनी फ्रॉम LLP, can claim money from LLP, but they cannot claim money from partners of the LLP, from the LLP for the liabilities of LLP, for the liabilities of LLP only assets of LLP are liable, only assets of LLP are liable, and not the personal assets, and not the personal assets of partners of LLP। Analysis and conclusion, analysis and conclusion in the given case, क्या नाम था लड़के का? मोहित is a creditor of ABC LLP, मोहित is a creditor of ABC LLP amounting to rupees
amounting to rupees 10 lakhs. Mohit has recovered rupees 7 lakhs from the assets of LLP, and now Mohit wish to recover deficit of rupees 3 lakhs from partners of ABC LLP. Final answer. Can Mohit demand? The answer is Mohit cannot demand the deficit. Mohit cannot demand the deficit from the partners of ABC LLP, since liability of partners of LLP is limited. ठीक है, ओके है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर, अदर लॉज स्टार्ट हो गया। आपके फेवरेट एक्ट्स आ गए हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, है ना। आपके फेवरेट एक्ट्स आ चुके हैं फाइनली, जिसका इंतजार 9 मुल्कों की पुलिस और सभी बच्चे कर रहे थे। क्या बोला है? योगवीर सिंह, ओहो, योगवीर सिंह की बात हो रही है। योगवीर सिंह ने अपना मैंगो ऑर्कड बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं, कैसे बोलते हैं यार? रुको जरा चेक करा जाए इसकी बोलते कैसे हैं। ऑर्कड, ऑर्चर्ड, एक तो यार यही पता नहीं चलता इंग्लिश में, ऑर्कड बोलते हैं या ऑर्चर्ड बोलते हैं। अबे वो कहां गया जो बोलने वाला आता था? ऑर्चर्ड। अरे निधि बेटा इतनी चीजें नहीं देखता है, लैक्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्चर्ड कह रहा है ये तो। चलिए आइए, तो योगवीर सिंह के पास मैंगो ऑर्चर्ड है मनचंगा विलेज में। आई लाइक दिस विलेज, मनचंगा विलेज, ठीक है। द ऑर्चर्ड हैज मोर देन 100 मैंगो ट्रीज। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बाग, है ना। तो आम का बाग है जिसमें 100 से ज्यादा आम के पेड़ हैं। योगवीर सिंह ने अपना पूरा बाग मैंगो ट्रीज के साथ बेच दिया। आपको एक्सप्लेन करना है, जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से ये जो पेड़ बेचे गए हैं, पेड़ों का बेचना सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये जो सेल ऑफ ट्रीज है, ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये पूछा गया। सेल ऑफ ट्रीज जिन्हें काटा नहीं गया है ना। अब हमने क्या करा, काटने की बात तो कहीं नहीं गई है यहां पर, है ना। हमने तो बाग के साथ ही पेड़ बेच दिए, तो यस, हम इसे सेल ऑफ ट्रीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, बिकॉज ये क्या है, थिंग्स अटैच टू द अर्थ है, क्योंकि ये थिंग्स अटैच टू द अर्थ है। भाई याद करो, याद तो तब करोगे जब याद होगा, ये भी बात सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोविजंस as per the provisions
ऑफ दी, अब यहां पर बच्चा पता नहीं क्यों कंपनीज एक्ट 2013 लिख देता है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 क्यों लिख देता? अबे अब तुम बाहर आ गए हो बे, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 लिखो, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी जनरल क्लोजेज एक्ट। बाहर आ जाओ कंपनीज एक्ट से, अब दूर आ चुके हो, ठीक है। ओके, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इमूवेबल प्रॉपर्टी includes land benefit to arise from land things attached to earth, things permanently fastened to anything attached to earth, ठीक है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, अगर मैं एनालिसिस और कंक्लूजन की बात करता हूं तो एनालिसिस में पहले लिख देंगे इन द गिवन केस योगवीर सिंह हैज सोल्ड orchid with mango trees, since mango trees are things attached to earth, hence it is considered as immovable property, so whether the sale of trees, ठीक है, whether the sale of trees will be considered as sale of immovable property, yes, the sale of trees will be considered as sale of immovable property, considered as sale of immovable property। कैसे करते हैं वंश? यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेगी क्या? यस नकुल दीक्षित बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हा फेवरेट क्वेश्चन आ गया आपका। फेवरेट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग द स्टैट्यूट एज अ होल, what does the principle of reading the statute as a whole imply in the interpretation of a statute? Explain with the help of an example। तानिया बेटा मास्टर टेस्ट सीरीज का रिजल्ट बेटा नॉर्मली
जिस दिन आईसीआई का रिजल्ट आता है उससे एक दिन पहले आता है हमारा, एक दिन पहले। तभी तो तुम्हें फीलिंग आएगी ना कि आईसीआई लेवल का पेपर हो रहा है। ठीक है तान्या? यस रोहित, बिल्कुल आएंगे बेटा, सब कुछ आएगा। चलिए आइए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आ ही गया है तो लिखना तो पड़ेगा ही मुझे। आ ही गया हो तुम जो आए जिंदगी में वाट लग गई, तुम जो आए जिंदगी में वाट लग गई। चलिए सबसे पहले लिखिए प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग द स्टैट्यूट एज अ होल। मैं हेडिंग डालूंगा प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग, एटलीस्ट क्वेश्चन का तो यूज कर लूं। प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग, मैंने आपको बोला था जब भी ये क्वेश्चन आएगा हमें ज्यादा नहीं लिखना है, 4 पॉइंट से ऊपर नहीं लिखेंगे हम लोग। 4 पॉइंट लिखेंगे, एक एग्जाम्पल मांगना है, एक एग्जाम्पल देंगे और खत्म कर देंगे। आशीष, टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब होता है जो उस समय पर लागू है। ठीक है, जैसे आज की तारीख में अगर कोई पूछे कौन सा कंपनीज एक्ट टाइम बीइंग इन फोर्स है, तो कंपनीज एक्ट 2013। अगर यही बात तुम मुझसे कुछ साल पहले पूछते तो मेरा आंसर कुछ और होता। ठीक है आइए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग द स्टैट्यूट एज अ होल। तो सबसे पहली पॉइंट हम लिखेंगे दिस इज द बेसिक रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट एनी स्टैट्यूट यानी एनी लॉ needs to be interpreted as whole and not in parts। अगर आप स्टैट्यूट पढ़ोगे तो पूरा पढ़ोगे, अगर आप स्टैट्यूट पढ़ोगे तो पूरा पढ़ोगे। पार्ट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पार्ट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली in the case of deeds and documents, in the case of deeds और documents के केस में, deeds और documents के केस में भी if we want to understand the true meaning of clauses of any deed, then it must be read I should say it must be read as a whole and not in parts, Third, same approach will be followed, same approach हम फॉलो करेंगे for interpreting any act or rules given by the legislature, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल, इफ एनी सेक्शन of the act requires notice to be given
if any section of the act requires notice to be given, then it can be interpreted as verbal notice or written notice. Then it can be interpreted as verbal notice or written notice. However, if another section of the same act, if another section of the same act requires notice to be left with the person, then we can interpret it as कौन सा नोटिस? रिटन नोटिस ओनली। ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिख दिया, बस इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार ही आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिखा देता हूं इसके। हैंड रिटन नोट्स वन शॉट रिवीजन, मैं आपको वहां पे टॉपिक दिखा देता हूं। कहां गया टॉपिक? कहां है बे? ये रहा ना, ये रहा, ये देखो देखो देखो, देखते देखते क्या हो गया, कहां चला गया ये? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। कंट्रोल एफ करना पड़ेगा क्या मुझे? कंट्रोल एफ करना पड़ेगा क्या? कंट्रोल एफ चलता है यहां पे? पता नहीं कंट्रोल एफ चलता है कि नहीं। ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैं हाईलाइट कर देता हूं, देखो। रीड कर लो, फिर आगे चलेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर लास्ट क्वेश्चन छुट्टी कर देंगे बेटा, छुट्टी कर देंगे। साइड हो जाओ, ओके। साइड हो गए भाई। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी गम दिए सब नम दिए, मेरे कांधे पे सर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा।
आके मेरी पनाह घूम शाम शहर। चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, लास्ट, बस बस बेटा, सॉरी मैंने आपका इतना टाइम लिया, बट लास्ट क्वेश्चन आज का, और हमारी आरटीपी हो गई पूरी सॉल्व। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का है, क्वेश्चन नंबर 20। शिवेश भाई जो कि इंडियन नेशनल है, इंडियन नेशनल मतलब इंडियन सिटीजन है, वो लेना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्या लेना चाहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहला रेमिटेंस उन्हें चाहिए भैया डॉलर। कितने डॉलर चाहिए? $50,000 चाहिए। ठीक है, $50,000 होने चाहिए, $50,000 होने चाहिए, आउट ऑफ विनिंग ऑन अ लॉटरी टिकट, आउट ऑफ विनिंग ऑन अ लॉटरी टिकट। ठीक है, और सेकंड, $1 1 लाख फॉर सेंडिंग अ कल्चरल ट्रूप ऑन अ टूर ऑफ यूएसए। आपको एडवाइस करना है भाई को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसकी क्या कंडीशन है, मिलेगा तो उसकी क्या कंडीशन है, यह पूछा गया है। तो पहले केस में तो बेटा प्रोहाइबिटेड है, पहले केस में क्या है? प्रोहाइबिटेड। और दूसरे केस में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट शेड्यूल में आएगी, ये फर्स्ट शेड्यूल की ट्रांजैक्शन होगी, और ये आपकी होगी सेकंड शेड्यूल की ट्रांजैक्शन, सेकंड शेड्यूल की ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर आपको याद है कि कौन सी मिनिस्ट्री देगी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से लेते हैं। अगर आपको मिनिस्ट्री याद है तो आप मिनिस्ट्री का भी नाम लिख सकते हो, अगर आपको मिनिस्ट्री के साथ साथ उसके डिपार्टमेंट का भी नाम याद है तो डिपार्टमेंट का भी नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करें लास्ट क्वेश्चन। यस सर, स्टार्ट करिए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, प्रोविजंस। प्रोविजन में हम लिखेंगे रेमिटेंस, रेमिटेंस ऑफ रेमिटेंस ऑफ फंड्स आउट ऑफ winnings, out of winnings, out of winnings on a lottery ticket या from a lottery ticket, from a lottery ticket, from a lottery ticket is a prohibited, is a prohibited transaction, is a prohibited transaction under first schedule, under first schedule of foreign exchange management, management current account transactions rules 2000, so it is a prohibited transaction, prohibited transaction है। ओके, चलिए उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। मिस्टर शिवेश, मिस्टर शिवेश wants to remit USD 50,000, wants to remit USD 50,000 out of winnings, out of winnings of a
लॉटरी टिकट। क्वेश्चन क्या था? वेदर ही कैन गेट द फॉरेन एक्सचेंज, वेदर ही कैन गेट द foreign exchange. The answer is no. Mr. Shivesh cannot get the foreign exchange, for above transaction, as it is prohibited, under first schedule, prohibited under first schedule। ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्रिश कह रहा है 2000 क्यों लिखा है? बेटा रूल्स 2000 में आए थे, एक्ट 1999 है, रूल्स 2000 है, इसलिए 2000 लिखा। सिमिलरली कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी रूल्स नॉर्मली 2014, कुछ रूल्स बाद में भी आए हैं बट मेजॉरिटी रूल्स 2014। इनकम टैक्स एक्ट 1961, रूल्स इनकम टैक्स रूल्स 1962। एक्ट आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है तो वो नॉर्मली नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं। आसिफ कह रहा है सर अगर आपका ये पेपर आईसीआई में चेकिंग के लिए जाता है तो कितने मार्क्स आएंगे? बेटा मुझे तो कर देंगे वो फेल, मुझे तो वो पक्का फेल कर देंगे बेटा, लेकिन तुम्हें नहीं करेंगे बेटा। चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज फॉर कल्चरल टूर प्रोविजंस, foreign exchange can be withdrawn for cultural tour outside India after taking permission from central government, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दी सेकेंड शेड्यूल, ऑफ, क्या लिखा था ऊपर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000। ठीक है। सो परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको मिनिस्ट्री याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआरडी की लगती है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड कंक्लूजन, यहां पर पहले हम लिखेंगे क्या चाहिए? मिस्टर शिवेश wants to withdraw, क्या विड्रॉ करना चाहता है? यूएसटी। अबे यूएसटी लिख दिया तो डॉलर काहे लिख रहे हो बे? यूएस डॉलर, अच्छा यूएस डॉलर लिखते हैं हम लोग, यूएसटी लिखते हैं, बड़े गलत बात है। यूएसटी 1 लाख, यूएसटी 1 लाख फॉर सेंडिंग
फॉर सेंडिंग क्या कल्चरल ट्रूप ऑन अ टूर, फॉर सेंडिंग कल्चरल ट्रूप ऑन अ टूर टू यूएसए, ऑन अ टूर टू यूएसए। ठीक है, यह समन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या मिलेगा? सो 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 मिस्टर शिवेश, मिस्टर शिवेश कैन विड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज, कैन विड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथोराइज्ड पर्सन, है ना? ऑथोराइज्ड पर्सन से ही ले सकते हैं ना हम फॉरेन एक्सचेंज। यस सर, कैन विड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथोराइज्ड पर्सन आफ्टर टेकिंग, आफ्टर टेकिंग परमिशन, आफ्टर टेकिंग परमिशन from the central government, from the central government, after taking permission from the central government। एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने एमसीक्यू क्यों नहीं करा रहे हो आरटीपी के? एमसीक्यू मेरे बच्चा यूट्यूब पर आरटीपी की फुल वीडियो अपलोडेड है, फुल वीडियो, उसमें एमसीक्यू भी डिस्कस्ड है और डिस्क्रिप्टिव भी डिस्कस्ड है। आपको जब भी टाइम मिले, जब आपका मन करे, आप उसे देख सकते हैं। यहां तो बस मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आया था, एमसीक्यू में कौन सी राइटिंग प्रैक्टिस, उसमें तो सिर्फ आंसर मार्क करना होता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारा फाइनली आरटीपी खत्म होता है, फाइनली हमारा आरटीपी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन लेंगे, कब लेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन? नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन अब हम लेंगे अगले सैटरडे को रात को 9 से 11 बजे। आईसीआई मॉड्यूल का मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा, एक चैप्टर मैं पूरा सॉल्व करके आईसीआई मॉड्यूल का दिखाऊंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम। न 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 न। अरे विभूति जो लिखना है यार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यार, चिल करो यार। अमन बेटा वो तो कल ही पता चलेगा, कल की बातें कल देखेंगे, आज की बातें आज देखेंगे। ओके रितु बेटा, बिल्कुल। अबे कैट से क्या मिलवाएं, कैट बड़ी तेज है यार। बहुत तेज कैट है, क्या बताएं तुम्हें। चलिए, हाँ चश्मा, अबे चश्मा यार यहां है ही नहीं यार, कोई बढ़िया चश्मा। ये रहा, ये रहा, मिल गया, एक चश्मा मिल गया मुझे मेरे। ये रहा, देखो कैसा लग रहा हूं मैं। कैसा लग रहा हूं मैं, एकदम लग रहा हूं कि नहीं? डाडा डाडा डा 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 टाड़ा डाडा डा। आदित्य बेटा मार्च से ही आ जाएंगे मेरे बच्चा, मार्च से ही आ जाएंगे।
ठीक है, चलो ओके टाटा बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय।